हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ साउथ महाराष्ट्र की जानिब से मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आप सबका इस तीसरे जो हमारा लाइव डिस्कशन है उसमें आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि एसआईओ की जानिब से नो इस्लाम इस्लाम को जानिए इस नाम से पिछले मेरे ख्याल से 10 दिनों से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसका मकसद यही है कि इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो मुख्तलिफ इश्यूज और आस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। इस्लाम की जो सही टीचिंग्स हैं उनको सामने लाई जाए और जो कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी इश्यूज हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा डिस्कशन वेडनेसडे को हुआ था उसमें हम लोगों ने सोशल जस्टिस को डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोरोना वायरस पेंडेमिक के नतीजे में जो समाज में नाबराबरी है, जो इनइक्वालिटी है, वो और ज्यादा एक्सपोज हो गई थी। और फिर हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये जो इनइक्विटी है उसको दूर किया जाए और समाज में न्याय जस्टिस कायम किया जाए। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो भी काफी अहम है। इस्लामोफोबिया पर ये हमारा डिस्कशन है। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा। स्पेशली तबलीगी जमात के विलिफिकेशन का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद से इस्लामोफोबिया काफी चर्चा में रहा। तो हम चाहते हैं कि इस फेनोमेनन को थोड़ा सा और डीप में जाकर डिस्कस करें और उससे आगे बढ़कर ये भी चीज मालूम करने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है ये जो मीनास है, ये जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जो अब और ज्यादा जड़ पकड़ता जा रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। और उस सिलसिले में हमारे साथ में आज तीन बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनका मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन पेश करता हूं। हमारे साथ में हुसैन हैदरी है। हुसैन हैदरी एक राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। आप इनको जानते होंगे, इनकी मशहूर नज्म है हिंदुस्तानी मुसलमान जो स्पेशली CA/NRC के प्रोटेस्ट के वक्त काफी मशहूर हुई थी। और हुसैन हैदरी का काफी बड़ा योगदान रहा, स्पेशली बॉम्बे में जो है जो CA/NRC का एजाइटेशन जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उस वक्त काफी इनका सपोर्ट था। इन्होंने लीड किया था एजाइटेशन इन द सेंस कि वो काफी पेश थे जो डिमांड्स थे उनको आर्टिकुलेट करने को लेकर या फिर लोगों का खून गरमाने को लेकर अपनी कविताओं के जरिए से। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया। हुसैन हैदरी हमारे साथ में शिहाब खान मौजूद हैं। शिहाब खान जो है इस वक्त IIT बॉम्बे में PhD कर रहे हैं। वैसे तो इनका टॉपिक जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, लेकिन एक अरसे से जो है शिहाब इस्लामोफोबिया पर और ख़ास तौर से जो है इंडियन मुसलमानों पर जो है इनकी काफ़ी रिसर्च चल रही है। सोशल मीडिया पर अगेन काफ़ी एक्टिव हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर स्पेशली मुसलमानों की पॉलिटिक्स इंडिया में इस पर कंटिन्यूस लिखते रहते हैं और मुख्तलिफ लोगों को इंगेज करते रहते हैं। तो जुड़े हैं और हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ जो है हमारे साथ में आदित्य मेनन है। आदित्य मेनन जर्नलिस्ट है, इस वक्त जो है क्विंट न्यूज पोर्टल है उसके साथ जुड़े हैं और उसके लिए लिखते रहते हैं। स्पेशली मुसलमानों और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं इनके ताल्लुक से आदित्य मेनन लिखते हैं और इनकी काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। खास बात यह है कि आदित्य को हाल ही में दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया इनका जो काम है, जो आर्टिकल्स आपने लिखे हैं उसके ताल्लुक से। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने भी जो है इस अहम डिस्कशन में हमारे साथ में जुड़ना पसंद किया। और सबसे अहम हमारे जो सुनने वाले ऑडियंस हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बने। हम कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में कुछ सवालात ऑडियंस से भी लिए जाएं। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने सवालात जरूर लिखते रहिए, हम लोग इंशाल्लाह कुछ सवालात जरूर लेंगे। तो बगैर किसी देर किए हम लोग ये डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग शिहाब खान से स्टार्ट करते हैं और
थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर एकेडमिक डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग समझना चाहते हैं इस्लामोफोबिया शब्द को, कि इसका क्या मतलब है, किस कंटेक्स्ट में ये यूज हो रहा है, और क्या वजह है कि आज हम इस पर बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो इस्लामोफोबिया पॉपुलर इमेजिनेशन में तो यूके में आई थिंक अराउंड 87 में जब रनमीट ट्रस्ट की जब रिपोर्ट आई थी, तो अब ये सबसे ज़्यादा जो है ये कैप्चर हुआ था। उसके बाद से ये जो शब्द है ये पॉपुलर इमेजिनेशन में स्टिक किया, स्पेशली जो मुस्लिम जो एकेडमिक्स थे, जो मुस्लिम जो एक्टिविस्ट थे, स्पेशली इन स्टेट्स और यूके, तो उन लोगों की इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा स्टिक किया अगेन। बट इसके काफ़ी डिट्रैक्टर्स भी थे कुछ लोगों का, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल उन लोग के लिए एक रिपग्नेंट चीज़ है इस्लामोफोबिया, तो उसके काफ़ी डिट्रैक्टर्स भी थे। बट ओवरऑल जिस हिसाब से इसको आज हम लोग यूज करते हैं, इट इज़ मोस्टली it captures a very wide variety of phenomenon, which is any kind of indiscriminate negative attitude towards Islam or Muslims. That's how it's used mostly in the popular imagination. जी शुक्रिया। तो जैसे कि मैं शुरुआत में कहा कि आजकल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम कुछ अफराद जो हैं इसको लेकर काफी बात कर रहे हैं और इसके ताल्लुक से जो है लिख रहे हैं। हुसैन हैदरी ने भी रिसेंटली जो है खासतौर से सोशल मीडिया पर जो है इसके ताल्लुक से काफी कुछ लिखा है। अब हुसैन भाई ये बताइए कि आपने कब से जो है इस टॉपिक पे जो है बात करना शुरू किया और क्या उसकी वजह रही? तो हाय मुस्ताक, हाय शिहाब, हाय आदित्य, जो भी लोग सुन रहे हैं सबको सलाम। जी मैं असल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बहुत कभी था नहीं। जब मैं इंदौर में मेरी तालीम हुई और जो सब था समझता था चीज़ें, मगर बहुत ज़्यादा बोलने में कभी भी मेरी मतलब मेरा इंक्लिनेशन था नहीं। लेकिन तकरीबन 2013 में 2013 के बिगिनिंग में मिड में चूंकि मैं फेसबुक पे था, चूंकि मैं ट्विटर पे तब भी था और मैं इन जनरल सोशल मीडिया पे हल्का सा एक्टिव रहता था, तब मैंने एक देखा कि एक अलग तरह की बातें होना शुरू हो रही हैं सोशल मीडिया पे। और ऐसे लोग जो मुझसे ताल्लुक रखते थे और जो बहुत अच्छे लोग, ज़हीन लोग, जो अच्छी बातें करने वाले लोग, बड़ी ही तल्ख और बड़ी ही सियासी और बड़ी जहरीली सियासी मतलब जो सांप्रदायिक जो मतलब कम्युनल बातें हैं वो करने लग गए थे। और पोस्ट का पॉलिटिकल होना प्रॉब्लम नहीं था, पोस्ट का बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम होना प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं एंटी इस्लाम होना उनका प्रॉब्लम मुझे लगता था। मुझे चुभता था वो, मुझे लगता। और ये बुरा नहीं लगता था कि कोई रैंडम पेज लिख रहा है, ये बुरा नहीं लगता था कि कोई अजनबी लिख रहा है, ये बुरा लगता था कि मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे कलीग, मेरे इर्द गिर्द जो मतलब एक समाज जो मेरे साथ है वो इस तरह की बातें कर रहा है। तब मैंने फिर लिखना शुरू किया। मैंने पहले थोड़ी बहुत इनकलाबी शायरी जो मैंने पढ़ी है, जो कलंदरी शायरी पढ़ी है, वो उस तरह से थोड़ा एक माइक्रो अग्रेशन के रूप में शेयर करना शुरू किया। उसके बाद मैंने लिखना भी शुरू किया, क्योंकि जो हो रहा था उस दौर में, मतलब जो 2012-13 के दौर में जो एक चलन चला था, जहां एक हवा बनाई जा रही थी कि लहर है, तो वो लहर मुझे कहीं ना कहीं न जाने क्यों थोड़ा सा खौफ दे रही थी। और वो खौफ ऐसा नहीं कि मैं डर गया हूँ, खौफ ये वाली बात थी कि भाई बहुत रैशनल एक मतलब हिंदुस्तान के मतलब एक नागरिक के हिसाब तौर पे बहुत रैशनल मेरा थॉट प्रोसेस था कि क्या हम एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसके ऊपर ये इल्जामात लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी प्रदेश में खून खराबा किया है। ये मैं मुसलमान होने के नाते भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक हिंदुस्तान का नागरिक जिसकी बहुत ज्यादा समझ नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक समझ नहीं है, उसको सिर्फ एक ये महज ये ख्याल था कि भाई क्या हम ये चाहते हैं। और मैं देख रहा था कि सब एंटी मुस्लिम बातें कर रहे हैं, सब एंटी इस्लाम बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग दूसरे झांसे में आए हुए हैं, जो विकास के झांसे में आए हुए हैं। तो विकास का झांसा जो है वो तो न जाने कितने वर्षों से दिया जा रहा है, तो ये कौन सा नया जादू है जो हमें दिखाने वाले हैं। उस पर तो खैर मतलब हम बिके थे भी नहीं, मगर ये जो दूसरा था वो मुझे लगा है बोलना बहुत जरूरी है। और 2013 में, 2014 में, 15 में मैं बोलता था, हालांकि तब मैं जान नहीं जाता था। अब मेरी शायरी और कविताओं के लिए तो मैं 2017 के बाद से जाने लगा, मगर उसके बाद भी मैं बहुत लिखता था। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं IIM इंदौर से ग्रेजुएट भी हूँ, MBA हूँ। तो डीमोनेटाइजेशन जिस रात को हुआ था,
मैंने उस रात को पोस्ट लिखा था कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रूरल बैंक्स के ऑडिट किए हैं, मैंने बैंक्स के ऑडिट किए हैं, मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि भाई ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये इसको झेल नहीं पाएगा। आप अगर मतलब तकरीबन मतलब ऐसे 500 1000 की नोटें निकाल लेंगे आपकी इकोनॉमी में, जो कि बहुत मेजर पोर्शन आपकी कैश इकोनॉमी का होल्ड करके बैठी हुई है, तो आपके बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। रिजर्व बैंक और जो प्रिंटिंग और मिंटिंग की जो मतलब मैंने सिक्योरिटी प्रिंटिंग इन होशंगाबाद का ऑडिट किया है, मैंने बैंक नोट प्रेस देवास का ऑडिट किया, मुझे ये भी पता है नोट कैसे छपता है, बैंक तो छोड़िए। तब मैंने पोस्ट लिखना शुरू किया और तब मैं वापस गुस्से में आ गया, क्योंकि मेरे सारे कॉलेज के दोस्त, मेरे सीए के दोस्त मतलब ये करने लग गए कि वो मुझे आके डांटने लग गए कि तुम तो गलत लिख रहे हो, तुम तो मतलब प्रधानमंत्री की नफरत में ही लिख रहे हो, जबकि मैं बिल्कुल भी उस तौर से नहीं लिख रहा था। मैं बहुत ऑब्जेक्टिव वे में कह रहा था कि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो वो चरमरा जाएगी। और वही हुआ, उसके इफेक्ट हम आज भी देख रहे हैं, जो मतलब वो है। तो ये मैं बोलना यहाँ से शुरू किया क्योंकि समाज में जो एक उबाल आ रहा था, लहर तो नहीं कहूंगा मैं, एक जो उबाल आ रहा था, वो उबाल कहीं ना कहीं एक हल्के से जहर से आ रहा था, और वो जहर काटना बहुत जरूरी था। उस जहर को काटने के लिए, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए मैंने लिखना शुरू किया था। और वरना मैं तो पोएट्री में भी मतलब अपना ही लिखता था, और मैं तो सीए एमबीए और मैं इस तरह की चीजें ही करना चाहता था। मैं तो शायद इसमें कभी आता भी नहीं अगर ये समाज इस तरह बदलता नहीं। जी। तो आदित्य मेमन साहब, आप भी जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ताल्लुक से लिखते आ रहे हैं, और स्पेशली जो है मुसलमानों के ताल्लुक से लिखते हैं, और एक ऐसे पर्सपेक्टिव से लिखते हैं जो आमतौर पे जो है इंडिया में जर्नलिस्ट नहीं लिख पाते हैं। क्या वजह है आपने जो है इन टॉपिक्स को चुना, और क्या वजह है आप जो है स्पेशली मुसलमानों पर फोकस करके लिख रहे हैं, और कब से लिख रहे हैं? नहीं, वजह तो बहुत साफ है। मैं बहुत ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मैं 14 साल की उम्र से मैं कन्वर्ट हूँ। तो अब तक अब मैं कलमा पढ़े हो गए 20 साल मुझे। तो जाहिर है एक एक मुझे फर्ज, और क्योंकि जिस तरीके का हमारे मुल्क में माहौल होता है, मेरे ख्याल है मेरा पॉलिटिसाइजेशन एज ए मुस्लिम पहले हुआ, और दीन की चीज़ें मैं बाद में समझना शुरू किया। क्योंकि जैसे ही आप पब्लिकली कहीं कह दो, खासकर स्कूलों में, जो हमारी पब्लिक स्कूलें होती हैं दिल्ली जैसे शहर में खासकर, वहाँ काफ़ी एंटी मुस्लिम माहौल है। जब जब ये मैंने कलमा पढ़ा तब 9/11 भी हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। तो जाहिर है एक मुस्लिम होना और अपने आप को मुस्लिम कहना एक इट वाज नॉट इजी थिंग। तो पॉलिटिसाइजेशन शायद पहले हो गया। रिट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि पहले मुझे दीन सीखना चाहिए था और बाद में सियासत में पढ़ना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की जो मसलियत थी। तो जाहिर है मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। जिस तरह हुसैन भाई ने भी कहा कि जो माहौल हो रहा था, हमें लगा कि कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ को काउंटर करे बिना। तो जो मौजूदा मेरे पास मैकेनिज्म्स थे एज ए जर्नलिस्ट, कोशिश तो हमने की कि इस चीज़ को काउंटर किया जाए। और ख़ासकर एक जो यानी यूपीए के टाइम में भी एक नैरेटिव होता था, ख़ासकर जो इंडियन मुजाहिदीन की बात करते थे, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिस किस्म की हरकतें करती थी, बटला हाउस में जो उन्होंने किया, जो अरेस्ट करते थे, तो शुरुआत हमने ऐसे की कि ये चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए। इन चीज़ों को एज ए गॉस्पेल अगर सरकार ने कह दिया और हमने मान लिया, क्योंकि वो तो सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार थी, तो उस वक्त कहना और ज़्यादा ज़रूरी था। अभी तो पता है कि क्या बदमाशी चल रही है। लेकिन तकरीबन 2013 के सेकेंड हाफ में मुझे मुश्किल लगा कि जो मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस में काम करता था, और जो हुसैन भाई कह रहे हैं कि ना एक हवा है, लहर है, वैसा माहौल मीडिया में भी था। और हम सबको कहा गया था कि आप एक ग्रेट लीडर आ रहा है, आप ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी आप नॉर्मल न्यूज़ कॉपी क्यों लिख रहे हैं, आपको और ज़्यादा इसको तारीफ करनी चाहिए, और ज़्यादा आपको कसीदे लिखने चाहिए। तो कुछ 1 डेढ़ साल के लिए मैंने मीडिया छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सस्टेनेबल लगा नहीं, वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं बीजेपी कवर करता था उस वक्त, तो मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था उस वक्त मीडिया में काम करना। मैं तमाम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मैंने काम किया उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो मेरी नाइविटी थी उस टाइम में, क्योंकि मुझे लगा ये एक सियासी प्रॉब्लम है,
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है तो इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने काम किया जो 2-3 बड़ी सेक्युलर पार्टीज हैं उनके साथ एज ए कंसल्टेंट। लेकिन अब मुझे जो 5-6 साल बीत गए हैं उन सब चीज़ों को और मैं वापस सहाफत में आ गया हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरी नादानी थी कि मुझे लगा ये चीज़ें इलेक्शन के ज़रिए सॉल्व हो सकती हैं। ये एक समाज में ज़हर फैला है और इसको एक समाज के लेवल में सॉल्व करना पड़ेगा। अब जिस तरह से हम लोग एक एक तो इशू है कि यू हैव टू काउंटर हेट, और दूसरा ये भी इशू है कि वी हैव टू काउंटर एनी एफर्ट टू साइलेंस अस। तो वो एक दूसरा मसला है। तो ये 2 वजह हैं जिनके वजह से हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। मेरे ख्याल से काफी अहम नुक्ता आदित्य भाई ने बताया है कि ये एक समाजी प्रॉब्लम है मोर देन इट्स अ पॉलिटिकल इशू। मैं थोड़ा सा क्विकली आप तीनों से एक चीज जो जानना चाहता हूं कि हम लोग बड़े बड़े इश्यूज तो देखते हैं, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में आप लोगों ने इस्लामोफोबिया को किस तरीके से एनकाउंटर किया है? शिहाब भाई एक बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं इंडिया के, आप आपका एक्सपीरियंस अगर क्विकली शेयर करें इस्लामोफोबिया रिलेटेड तो बेहतर रहेगा। इस्लामोफोबिया मतलब बचपन में जब से कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, फिर स्कूल जाते थे तो सुबह बैग रख रहे हैं तो कोई दोस्त बोल देता था अरे ये आ गया पाकिस्तान का सपोर्टर, तो उस वक्त ये लगता था कि मतलब यार शायद ओके ठीक है मैं मुसलमान हूँ तो शायद मैं ये मेरा गुनाह है, काइंड ऑफ मैं एक हिडन पाकिस्तानी सपोर्टर हूँ। लेकिन आफ्टर 9/11 चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। उसके बाद मैं आतंकवादी भी बन गया, मुझे पता नहीं चला। और मेरे साथ बहुत सारे जो लेबल्स हैं ना, जैसे कि जिहादी, इस्लामिस्ट, एक्सवाईजी, वो चिपका दिए गए। और तो ये सब चलता रहा। और आई थिंक कहीं ना 2014 के बाद मैं इररेलेवेंट बन गया, एंड मैं एज एन इंडियन मुस्लिम कि मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी स्कैरी इन दैट सेंस। और एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था हम लोग का। एक्चुअली मैं अपने एक नॉन मुस्लिम दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था, गोवा से मुंबई वापस ही आ रहा था, अभी जस्ट कुछ साल पहले की बात है। तो ट्रेन का इंतजार करते टाइम 4 खातूनें थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, मतलब डॉक्टर थी, सब अपना डिस्कस कर रही थी। अब वो जो मेरे पीछे खड़े होके जो एक इस्लामोफोबिक रैंट में जो वो गई कि अरे मेरे चाचा के इनके उनने ये मुझे बताया ना, मुसलमान ना ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आई थिंक दैट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा एक मेमोरी बन के चिपक गया। क्योंकि मैं आज भी मैं सोचता रहता हूँ, एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट, कि मतलब क्या उनका कंफर्ट जोन रहा होगा कि वो लोग खुले में दिन दहाड़े में, और ये तो 2014 बात की बात है वैसे, इस टाइप की बातें कर सकते हैं। सो या सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। राइट। हुसैन भाई, आपने जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, क्रिएटिव सर्कल्स में भी काम किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कोई अगर मेजर इवन एनेक्डोट है आपके पास में शेयर करने के लिए क्विकली तो वो बताइए। हाँ मतलब यही है कि अब देखिए, अब ये तो मैं मतलब मुझे थोड़ी सी मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ मैं, क्योंकि अब सारे ही मुसलमान बैठे हैं, सुन भी मेरे ख्याल से मुसलमान है। अब आपस में हम क्या बताएं कि बचपन में मतलब बुली किया है, नहीं और मतलब किसी स्कूल है वाले ने हमारे बोल साथ में दिया, नॉन मतलब मुस्लिम कटवा जो बोल दिया, मुसड्डा बोल दिया, मुल्ला बोल दिया, पाकिस्तानी बोल दिया, और मतलब तुम तो हराम की खाते हो, इस देश की खाते हो, और ये करते हो और वो करते हो, अरे तुम तो पाकिस्तान को चीयर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करते हो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हमको हमारे ही मतलब क्या बताऊं कि मतलब नॉर्मल बात है यार, उसको पकड़ के ले गए, अच्छा हाँ पकड़ के ले गए, कूट के आ जाएगा वो बेचारा। अब मतलब ये अरे देखो इस टाइप पे जाना मत, इस गली में जाना मत, वो वहां जाओगे मार देंगे। अब जी ये तो मतलब देखा ही है हमने, ये मतलब गुर्बत हो या ये हो वो, मतलब आई थिंक एक छोटी चीज जो मैंने बीच में मतलब जो इस्लामोफोबिया के इंस्टेंसेस को मैं ग्रेडेशन के तौर पे देखता हूँ, मतलब अक्सर सोसाइटी में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, क्रिएटिव हो, जो ग्रेडेशन में बनाता हूँ अक्सर ये है कि मतलब एक है वायलेंट, जी जी जी। जो चाहता है कि मुझे मार दे, हम्म। ठीक है। दूसरा है जो उस मारने वाले का साथ देने को तैयार है, चाहे वो पैसे में हो, प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है। जी जी तीसरा वो है जो कुछ बोलेगा नहीं, मगर वो मारने वाले से और इनेबल वाले का जब तमाशा चल रहा होगा जी तब वो ताली बजा देगा।
ठीक है, वो इनेबल नहीं करेगा, वो पैसा नहीं देगा, वो मारेगा नहीं, पर वो सिर्फ तमाशा बना मतलब ताली बजा देगा। चौथा है कि भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों से, लेकिन उसको बायस है थोड़ा सा कि नहीं यार ये बहुत अच्छे नहीं होते, वो ना तो ताली बजाने में इंटरेस्टेड है, वो मारकाट में शायद बोलेगा नहीं यार मारकाट अच्छी नहीं होती, वो ना इनेबल करने में वो है ना वो है। फिर एक कैटेगरी है जिसके दिमाग में है कि नहीं यार ज्यादातर मुसलमान अच्छे ही होते हैं, उसकी एक अपनी डेफिनेशन है मुस्लिम की, गुड मुस्लिम। जी और लेकिन ये कुछ जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं, ये एक उसने अपनी एक डेफिनेशन बना के रखी, ये थोड़े से हल्के मतलब खराब होते हैं। जी कुछ ऐसे होते हैं कि भाई फिर एक ग्रेडेशन आता है कि मतलब जो नुआंस वाला और ज्यादा नुआंस की, उनके लिए 99% अच्छे होते हैं, पर उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये तुम्हारे इस्लाम में ये 4-5 चीजें जो है ना ये बड़ी खराब है, उनको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलता है वो चीजें बातें करने में, वो करने में। और एक लास्ट कैटेगरी होती है जो समझती है कि यार ये सब बकवास है, ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसको अपने तरफ से रहने दो, अपने को अपने तरफ से रहने दो, ये मेरे बराबर मैं तेरे बराबर। ठीक है, जी तो ये मैंने अलग अलग लेवल्स पे जो इस्लामोफोबिया मैंने देखा है, इस पे ट्विटर पे एक थ्रेड भी था, मैं ये बातें एक्चुअली बहुत पहले भी कहता था, तो सामने वाले ने बड़े अच्छे से उसको समझा दिया था, तो मुझे बड़ा जी अच्छा लगा जी था जी जो जी जी समझाया था। जी तो मैं ये बहुत सारे लोगों को समझाता भी था कि यार हर एक को एक लाठी से मत हाँको, सही सही सब इस्लामोफोबिया के भी ग्रेडेशन होते हैं, मतलब तुम आप एकदम से किसी को इस्लामोफोबिया आपने कह दिया तो यार वो गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि वो हो सकता है वो आपको मारना नहीं चाहता उसको। आप देखिए ना, जो प्रपंच है, जो सही प्रोपेगेंडा जी है, जी वो जी सिर्फ 2014 से बॉर्न नहीं हुआ है, हम्म, वो तो बहुत सालों से बॉर्न हुआ है। और ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये भी नई नहीं है, ये भी बहुत सालों से है, इसका रूप बदला है, ये बहुत रौद्र रूप में आ गई है, अब जी बहुत उभर के आ गई है, समाज ने इसको एकदम मतलब जो जो जहर था वो उकेर के बाहर ले आए हैं वो। लेकिन जी वो जी ग्रेडेशन हमको सोसाइटी में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से याद रखना भी चाहिए, और इस्लामोफोबिया के भी मैं यही ग्रेडेशंस देखता हूँ। अब चाहे वो ये मेरे ख्याल से काफी एक इंटरेस्टिंग इनफैक्ट अब शिहाब भाई रिसर्च करने लिए मुझे नहीं लगता है कि आपने भी इतना अच्छा कैटेगराइजेशन किया होगा इस फेनोमेनन का। अब इस्लामोफोबिया की बात करें और मीडिया की बात ना करें, ये बात तो गलत होगी। आदित्य, आप थोड़ा सा अगर हमारे साथ में क्विकली शेयर करें कि आप ये चीज तो अब चूंकि हम लोग जो है उसके अलग अलग मजाहिर भी देखते हैं, लेकिन अब आपका जो है एज एन इनसाइडर क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आप शॉर्ट में हमारे साथ में शेयर कर सकें तो। तो देखिए, अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मसला हुआ नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स का मैंने जो माहौल देखा है अब तक, उसमें एक बिलीफ है, उनमें से कुछ लोग, कुछ एडिटर्स और कुछ रिपोर्टर्स हैं वो जो जेन्युइनली कम्युनल इस्लामोफोबिक है, पर कुछ लोग और भी ज़्यादा सिनिस्टर है एक लिहाज से। जो एक हुसैन भाई कैटेगरी मेंशन कर रहे थे, उसी कैटेगरी में आते हैं कि ये लोग इसका तमाशा बनाने को तैयार है। उन्हें लगता है कि सोसाइटी में ऐसी एक मुसलमानों के खिलाफ खराब बायसेस मौजूद है और ये बिकता है, तो हम मुसलमानों के बारे में बुरा दिखाएंगे तो इससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। जी तो जैसे खासकर हम टाइम्स नाउ का मॉडल देखते हैं, रिपब्लिक का भी नहीं, रिपब्लिक फिर भी शोर मचाएगा ऑन राइट विंग इशू, लेकिन टाइम्स नाउ है वो खुलकर इस्लामोफोबिक चीजें दिखाता है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने एक पूरा शो इस चीज पर किया कि किस तरह से केरल में लोगों को सीरियन जबान सिखाई जा रही है ताकि वो आईसिस ज्वाइन करें। जी इन्हें इतना नहीं पता कि सीरियन कोई जबान है नहीं, और वो सीरिया में अरबी बोली जाती है, और सीरियन तो बहुत पुरानी जबान है। तो एक बेसिक झूठ बोलते हैं, और बट जस्ट बिकॉज दे थिंक कि भाई अगर मुसलमानों के बारे में या आईसिस के बारे में कोई कहानी बना दें, या लव जिहाद के बारे में स्टोरी करते हैं तो ये चल जाएगी। तो दे इट्स अ बिजनेस। इस्लामोफोबिया की एक इंडस्ट्री है, बिकॉज लोगों में एक बायस है, और मीडिया इस बायस, मीडिया हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, वो इस बायस के बेसिस पे पैसे कमाना चाह रही है। फिल्म इंडस्ट्री को आप ले लें, और सबसे मुझे शर्म की बात ये लगती है कि मुसलमान डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही हरकत करते हैं। जी जिस तरह ये अभी साजिद नडियाडवाला और अहमद खान ने फिल्म बनाई जिसमें कोई ये टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाके तमाम मुसलमानों से लड़ाई करके अपने भाई को छुड़वाता है, बागी 3। तो एक ऐसी फिल्म आई थी, एक और फिल्म आई अभी ये विद्युत जामवाल की, उसका भी डायरेक्टर कोई मुस्लिम है, फारूक कबीर नाम से। वो भी किसी मुस्लिम कंट्री में जाके अपनी बीवी को छुड़वाता है, और वहाँ मुसलमान सारे सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। और ये तो अनफॉर्चुनेटली एक एक इंडस्ट्री बैठ गई, और लोगों को लगता है ये एक पैसे कमाने का जी जरिया है। सही। तो एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि ये तो बहरहाल हमारे पास में एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है पूरा इंडिया में कम्युनलिज्म का, और स्पेशली जो है एंटी मुस्लिम बायसनेस का, डिस्क्रिमिनेशन का, एट्रोसिटीज का।
बट क्या वजह है कि हमारा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका, स्पेशली एकेडमिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स जो है, वो इस्लामोफोबिया या फिर एंटी मुस्लिम बायस इस तरह के टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल अभी तक के नहीं करते रहे? शिहाब भाई, आपको क्या लगता है? इसके दो मेन रीजंस आई थिंक सो। एंड सो एक रीजन तो खुद ये भी है कि एक इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया वहाँ खुद भी है। और अगर इंटरनलाइज इस्लामोफोबिया नहीं है वो, तो कम से कम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स रिलीजियस आइडेंटिटी है। एंड किसी ने भी अगर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंसेस अगर देखे हो, अगर आपने फॉलो किया हो इन द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्पेसेस लाइक JNU या TISS, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरा एक और थोड़ा ग्लोबल रीजन मुझे ऐसा लगता है, बट आई थिंक सो इट शुड बी शेयर्ड, विच इज दैट कि लास्ट कई सालों से ना, 100-200 सालों से हम लोग ना धर्म पे और रिलीजन पे ना एक माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं। So the boundaries of religious extremism are very clearly defined today, which is good. I mean, it's not a problem. But हुआ क्या है ना कि some other kind of extremisms have slipped through the cracks. And जैसे कि militant atheism या militant secularism, stuff like that. अच्छा, अभी एक हाल ही में मेरी एक जनाब से बात हो रही थी, तो वो 5 मिनट के रैंट में गए जिसमें वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऐसा होता है, वैसा होता है, ये वो ये। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मर जाना चाहिए। अब आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो, आप वो फ्रेज हटाओ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वाला, और आप उसमें कोई भी धर्म का नाम आप सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे वो इस्लाम हो चाहे कुछ भी हो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट दिस इज प्योर हेट स्पीच। ये पूरी हेट स्पीच है, बट समहाउ ये एक बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल और एक बहुत एलिटिस्ट वे है ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो आई थिंक सो वी नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशंस। अगर हम लोग maybe if we talk about it, and इसमें the Muslim students especially at JNU TSS, I think they can play a very strong role in defining these boundaries जो बन गई हैं, बननी चाहिए। सही। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डिबेट का टॉपिक जो है वर्ल्ड ओवर बन गया है। आदित्य, आपको क्या लगता है कि ग्लोबल लेवल पर जो है इस्लामोफोबिया जो है, क्या वो है? और अगर है तो वो इंडियन कंटेक्स्ट में जो इस्लामोफोबिया की जब हम बात करते हैं तो उससे किस तरीके से अलग या मुख्तलिफ है? क्या डिफरेंस है उसमें? ये कुछ चीजें नहीं आपस में, चाहे वो वेस्ट के इस्लामोफोब हो या हिंदुस्तान के हो, या आपस में बोरो भी करते हैं। जैसे एक पूरा एक झूठ फैलाया जाता है कि मुस्लिम्स आर रेपिस्ट, यानी एक मुस्लिम रेपिस्ट का एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है। ये शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर स्कैंडिनेविया वाली कंट्रीज में, जहां मुस्लिम माइग्रेंट बड़ी तादाद में आए हैं। अब क्राइम जाहिर है गुर्बत से फैला होगा उन मुल्कों में, जो गरीब आए होंगे उनमें काफी मुस्लिम होंगे, नहीं भी होंगे तो भी इन्होंने अपने मन में बना लिया है कि ज्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं मुस्लिम कर रहे हैं। तो सेम जो एकदम ही सेम पैटर्न है वो यहाँ इंडिया में रेप्लिकेट होता है। कोई भी रेप होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कहीं पर भी, सबसे पहली बात एक एक आपको ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे अफवाह फैला जाएगी, फला ये फिरोज था, इसने किया है ये रेप, जबकि कोई उसमें हकीकत होती नहीं है। सो एक 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 सेम टाइप की टेक्निक्स इन दोनों ये वेस्ट में और इंडिया में एम्प्लॉय हो रही हैं। एक लेकिन फर्क वेस्ट और इंडिया में ये है कि वेस्ट में एक ज्यादातर एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट और एंटी माइग्रेंट सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, कि उनको लगता है ये उनका मुल्क है और बाहर वाले आ गए, तो जो मुसलमानों के खिलाफ जाता है वो कल को किसी के भी खिलाफ जा सकता है। लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली एक एंटी मुस्लिम हेट्रेड चल रहा है, और उसका अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से इट कि ये हर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये स्पेसिफिकली एक सेक्शन ऑफ हिंदू कम्युनिटी के अंदर फैला है। मैं यानी आई फॉलो सर्वे डेटा वेरी क्लोजली, तो एक CSDS का सर्वे मैं कई मरतबा साइट करता हूँ, 2018 और 2019 में किया गया था, और व्हाट दे कॉल द बिटवीन इलेक्शन सर्वे, जिसमें वो इलेक्शन से अलग चीजें लोगों से पूछते हैं और वो लोगों की राय तमाम मुद्दों पे पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा एक सवाल कि क्या मुसलमान फितरतन गद्दार हैं, आर मुस्लिम्स नेचुरली एंटी नेशनल और अनपेट्रियोटिक। तो उसमें तकरीबन 38% हिंदुओं ने कहा कि हाँ वो वाकई में अनपेट्रियोटिक है,
तकरीबन 30% हिंदुओं ने कहा कि वो अनपेट्रियोटिक नहीं है, और 22% 23% हिंदू बीच में न्यूट्रल थे। लेकिन इसी को हम अभी एक और माइनॉरिटी कम्युनिटी से कंपेयर करते हैं, जो सिख कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी में 60% ने, तकरीबन 50% ने सीधा कह दिया कि नहीं, मुसलमान बिल्कुल भी वो पूरी तरह से पेट्रियोटिक हैं, और सिर्फ 10% ने कहा कि वो अनपेट्रियोटिक हैं। क्रिश्चियंस का कहीं बीच में था सिख और हिंदुओं के फिगर के, लेकिन सबसे पॉजिटिव जो मुस्लिम को लेके व्यू था वो सिख कम्युनिटी का था, जबकि एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है उनका मुगलों से, बट फिर भी वो मुगल और मुसलमानों में फर्क कर पा रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक हिंदू कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को वेपनाइज किया गया है एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्सेस के जरिए। ये बात हमें कबूल करना जरूरी है, और इंडिया में इस्लामोफोबिया एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टर्स के जरिए फैला है। जी, ये आई थिंक काफ़ी एक इंसाइटफुल चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम लोगों के जहन में रखना चाहिए कि भले से एक सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इसके रूट्स कहीं ना कहीं हमको शायद पॉलिटिक्स में मिलेंगे। अब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, रिसेंट काफ़ी इवेंट्स जो हुए हैं, तबलीगी जमात के विलिफिकेशन, उससे पीछे जाएंगे CNRC के इनेक्टमेंट की बात हो, या फिर उसके बाद उससे पहले जो है बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, उससे पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक हुआ, उससे पहले जो है लिंचिंग हुई जिस पर जो है काफी कुछ डिस्कशन हुआ। तो एक चीज जो मैं हुसैन भाई आपसे जानना चाहता हूं कि डू यू थिंक दैट इस्लामोफोबिया इज ऑन द राइज इन इंडिया, या फिर ये कि जस्ट वो ज्यादा उभर के सामने आ रहा है चूंकि एक राइट विंग की गवर्नमेंट है उसकी वजह से? क्या लगता है आपको? नहीं, दोनों है। एक तो ये है कि एक ऐसा नहीं है कि बीज नहीं था, ये पौधा मतलब आके किसी ने बीज डाला है और उगा नहीं है, बीज था, जमीन भी जरखेज थी कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले गए हैं, अजीबोगरीब किस्म की धूप दिखाई गई है, बेतहाशा बारिश की गई है, उससे ये पौधा है ना फटफट उगाया है। तो ये बहुत तेजी से उगाया हुआ पौधा है। तो ये राइज दोनों चीजें हैं कि ये पहले से जो था वो भी अब बाहर आ रहा है, और जो नया है वो भी किया गया है। और उसके पीछे कारण है, मतलब आप देखिए ना, सारी इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपका जो मीडिया है, आपका जो मीडिया भी, मतलब मीडिया की एक तह नहीं है ना, मीडिया आपका टीवी हुआ, आपका हिंदी टीवी हुआ, फिर आपका हिंदी अखबार हुआ, फिर आपका सोशल मीडिया हुआ, सोशल मीडिया में भी फिर व्हाट्सएप हुआ जो आपके मैसेंजर हुए, फिर आपका व्हाट्सएप जी हुआ, फेसबुक हुआ, फिर ट्विटर हुआ। तो चहु और जब आपको प्रोपागेंडा दिखेगा, तो आप कैसे मानेंगे कि ये प्रोपागेंडा है और क्या सच है और क्या नहीं है, खासकर अगर आप थोड़े से भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, जो कि अब बिकॉज ये कम्युनल लाइंस पे लोगों को बांट रहे हैं, तो प्रिविलेज कौन होगा? जो मेजोरिटी होगा वो प्रिविलेज होगा। उनको कभी इनकन्वीनियंस होगी ही नहीं वो उस तरह का प्रोपागेंडा देखने में। तो जो जी डिस्कम्फर्ट, जो प्रोपागेंडा, जो पूरा ब्रेन वॉश किया गया है, जो पूरा ये किया गया है, मेरे ख्याल से एक मीडिया का बहुत 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 ज्यादा योगदान है। एंड उन्होंने इसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऑफ जी कोर्स सरकार तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, वो ड्रेकोनियन लॉज ला रही है, वो ऐसे कानून ला रही है, वो एक पूरी पूरे स्टेट को मतलब पिंजरा बना के उन्होंने बंद कर दिया है, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, मतलब खुद ही हिंसा कर रहे हैं, और उसके बाद हम पर ही इल्जाम जी लगा जी रहे जी हैं। जी जी तो ये जी तो सब जी कर सही। ही रहे हैं वो, कि हम एहतजाज कर रहे हैं वहां पे सड़कों में जाके, हम बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से अपने हकों का इजहार कर रहे हैं कि भाई हमें ये हक चाहिए, ये आप जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है। उसमें जी हमें आतंकवादी का वो दिया गया, पैसा मतलब मांगने का वो दिया गया, जबकि लोग चीख चीख के बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है। मुझे किसने पैसा दिया है? मुझे अभी कौन पैसा सही दे रहा है सही। यहाँ के बोलने के लिए? हमें हमें कौन पैसा दे रहा है यहाँ के बोलने के लिए, कुछ कुछ भी करने के लिए? मतलब फॉर एग्जाम्पल इतने प्रोटेस्ट में गया, अगर कोई मुझे ये कह दे कि किसी ने भाई मेरे टिकट के भी पैसे दिए हैं, तो मैं मान जाऊंगा। सही। आप समझ रहे हैं? तो मैं मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामोफोबिया, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ है, वो चहु ओर से घेर लिया है उन्होंने। जी तो ये जी चहु ओर का ये जो पूरा माया जाल है, अब इसको कैसे तोड़ें कैसे ना तोड़ें, क्योंकि कोई भी नैरेटिव हम काउंटर ही करते रह जाते हैं, मतलब वो फेंक देते हैं, जी फिर हम जी बैठे जी। बैठे काउंटर करते रहे। तो ये बहुत मतलब अजीब है। अब इसको क्या करें, मतलब मैं सही। तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज जो CA/NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जो हमको दिखाई दी कि आई थिंक मतलब ये तो बात सही है कि अक्सर प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो दस्तूर के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हवाले से हो रहे थे।
बट एट द सेम टाइम जो है एक कॉन्शियस कोशिश भी कुछ लोगों के जरिए से हो रही थी कि टू मेक इट अबाउट मुस्लिम आइडेंटिटी, और उस चीज को लेकर भी क्रिटिसिज्म आया, सबसे मशहूर जो है शशि थरूर की तरफ से भी, लेकिन और भी जो है लिबरल क्वार्टर्स की तरफ से आया कि डोंट मेक इट अबाउट मुस्लिम आइडेंटिटी, स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो आदित्य, आपको क्या लगता है, क्या वो चीज सही थी, या आपको लगता है कि ये भी इस्लामोफोबिया का ही एक मैनिफेस्टेशन है? जी, एक तो इस्लामोफोबिया का मैनिफेस्टेशन है, दूसरा इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन है। भाई सीएए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वो इसलिए है क्योंकि एंटी मुस्लिम है, बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वन कम्युनिटी, इसी वजह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ। तो जो कह रहे हैं कि भाई नहीं आप सिर्फ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, एंटी मुस्लिम मत बोलो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभी सीताराम येचुरी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि no, it is does not discriminate against, we are opposing it not because it is anti-Muslim, but because it's anti-constitution. This is ignorance. It is both. So I mean, why are they shy of saying that this law discriminates against Muslims? तो वो मुझे नहीं समझ आया इस बात। अब that means they are also admitting कि नहीं आप बोलिए, मैं मुझे पता नहीं था आप खत्म नहीं किए। नहीं कोई बोलिए। आदित्य भाई आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हुसैन भाई आप बोलिए। हाँ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, यही कि इनको लगता है कि बेसिकली कोई भी चीज एक मुस्लिम सेंट्रिक देगी तो इससे गैर मुस्लिम एलियनेट हो जाएंगे। लेकिन ये अगर गैर मुस्लिम को ये बात मुस्लिम सेंट्रिक होने से वो पुट ऑफ हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी हमारे साथ नहीं है, वो ऑलरेडी इस कॉज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, टैक्टिकली इलेक्शन के लिए हम लोग बेशक एक कॉमन कॉज वगैरह कर लें, लेकिन उनके साथ कोई तालमेल हो नहीं सकता अगर इफ दे आर नॉट विलिंग टू एक्नॉलेज समथिंग सो बेसिक। राइट, हुसैन भाई। हाँ, मैं यही कह रहा था कि भाई अगर अब तो क्या है, अब तो मैं इस डिस्कशन में बस यही बोलता हूँ कि ठीक है भाई, नहीं था ना, आप कह रहे थे ना उस टाइम कि नहीं था एंटी मुस्लिम, आप देख लो पोग्राम हुआ, आप देख लो किसको अरेस्ट किया गया, आप देख लो सबसे पहले जेल में कौन गए, आप देख लो सबसे ज्यादा विलिफिकेशन किसका हुआ, आप देख लो मीडिया में किसके अगेंस्ट ट्रायल किए गए, आप देख लो किस कम्युनिटी के ऊपर कीचड़ उछाला गया। अब आपको क्या लगता है अब एंटी मुस्लिम है? मैं तो कहता हूँ चलो यार, उस टाइम तुमने माना नहीं माना, उस टाइम का डिस्कशन रहने देते हैं, अब बताओ। अब तो मानते हो कि भाई पूर्णतः मतलब ये एंटी मुस्लिम था, पूरी तरह से एंटी मुस्लिम ही था। और जिस तरह का, अगर आप जैसे, मैं काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, मतलब यहाँ वहां से इधर उधर से देख के, तो अरे भाई उस टाइम भी जब सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, आप अगर व्हाट्सएप का प्रोपेगेंडा पढ़ते, अगर आप फेसबुक का प्रोपेगेंडा पढ़ते, आप ट्विटर का प्रोपेगेंडा पढ़ते, तो आपको समझ में आता है कि ये एंटी मुस्लिम रेटोरिक पे चल रहा था। ये कोई मतलब देश की रेसिडेंसी के हिसाब से नहीं चल रहा था। उनका कोर प्रेमिस ये था कि भाई देश में घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनका दूसरा प्रोपेगेंडा यही कह रहा था कि घुसपैठिए इज इक्वल टू मुस्लिम्स, कि भाई ये कब्रिस्तान में जो है ये जगह ले लेते हैं। आप देखिए इनके बहुत सारे के पास कागज नहीं होते हैं, आप देखिए बहुत सारे जो है यहाँ से वहां मूव कर जाते हैं, बहुत सारे तो कन्वर्ट है, इनके पास ठीक से कागज ही नहीं होंगे, इनके बाप दादा के कागज नहीं होंगे। ठीक प्रोपेगेंडा क्या कह रहा है आपसे? तो ये डिनाई करना, खैर मैं उस टाइम तो मैं मतलब वो जो डिस्कशन करता था मैं करता ही था लोगों से, लेकिन मैं तो अब यही कहता हूँ कि भाई देख लो क्या हुआ है। जो जेल में गए कौन है, जो मतलब जिनको डंडे पड़े वो कौन है, जिन पे इल्जाम लगाए गए वो कौन है, जो अभी भी अरेस्ट हुए जा रहे हैं, जिन पे यूएपीए लगे जा रहे हैं, वो कौन है? वो गैर मुसलमान है, वो ज्यादातर मुसलमान है। इसका मतलब उस टाइम भी इरादा साफ ही था। ये बहस मतलब मैं इस तरह ही खत्म करने की कोशिश करता हूँ हर बार जब भी कभी होती है। जी जी जी, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर कि जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, आप लोग भी सवालात पूछ सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आखिर में एक 5 मिनट मेरे ख्याल से बचाकर जरूर आप लोगों के सवालात लेने की कोशिश करेंगे। अब गुफ्तगू को जो आखिरी हिस्सा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसकी तरफ हम लोग सोल्यूशंस की तरफ आएंगे, लेकिन सोल्यूशन जानने से पहले शिया भाई एक चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये चीज खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड इसी तरीके से अनअबेटेड कंटिन्यू हो, तो ब्रॉडली आपको क्या लगता है कि क्या उसका नुकसान हो सकता है? देखिए वो उसमें ना कुछ पॉजिटिव बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ये जेनोसाइड की प्रिपरेशन है, लेट्स नॉट कॉल इट समथिंग एल्स। एंड हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस जो दूसरी कंट्रीज में जिस टाइप की चीजें हुई हैं वो भी हम लोग जानते हैं, एंड उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप म्यांमार में देख लीजिए जो हमारे बगल में ही जो हुआ है, एंड उसमें भी जो फेसबुक का रोल रहा है वो भी खैर अब सब लोग के सामने ही है।
तो वी डोंट हैव टू लुक वेरी फार. सो एक कलेक्टिव लॉस है 100% ऑफ कोर्स जिस इसमें जा रहा है. लेकिन ये लॉस जो है ना, मैं ये मानता हूँ बहुत शिद्दत के साथ कि ये लॉस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स तक कन्फाइंड रह पाएगा, क्योंकि नफरत एक ऐसी आइडियोलॉजी है ना, वो अंधी होती है. वो उसको पता नहीं कि ब्रेक कहाँ लगाना है. एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अभी जैसे कि किस टाइप के एग्जांपल्स यूज किए जा रहे हैं, किस टाइप के डिस्क्रिप्शन यूज किए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए, बाबर की सेना और पता नहीं क्या क्या. तो जहां पे मुसलमान नहीं रहेगा ना, वहां इन्वेंट कर दिया जाएगा और आपको लपेट लिया जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी जो वो है ये मुस्लिम तक कन्फाइंड रहेगी. जी, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. अब ऐसे में जो है ये एक अहम सवाल उठता है कि अब इसके अंदर में जो है मुसलमानों का, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का जो है लाहे अमल, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. ये काफ़ी एक ब्रॉड सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग तीनों जो है इस पर वेइन करें. हुसैन भाई, आपसे शुरू करते हैं. आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का, हम लोग नॉन मुस्लिम्स और सोसाइटी एट लार्ज की तरफ जरूर आएंगे, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का क्या इसमें अब रोल होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? मैं जो बोलूँ पता नहीं वो कितना सही होगा, कितना ठीक होगा. ये मेरे पर्सनल और आई थिंक बड़े मतलब पता नहीं, ये वेल थॉट आउट वो नहीं है जो मेरा कहना होगा. मतलब आएंगे शिहाब भाई और आदित्य भाई अगर उसमें इजाफा कर पाए या उससे बेहतर कुछ बोल पाए तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा. जो मेरा थॉट प्रोसेस है फिलहाल वो ये है कि ये लड़ाई जो है ये अगले 20 साल तो चलनी है. ये मतलब हम अगर ये सोचे कि हम शाहिद अफरीदी की तरह मतलब छक्का चौका मार देंगे 4-5 ओवर में और मतलब बल्ला उठा के 50 बना ले, तो ये मेरे ख्याल से 50 बनाने वाला क्रिकेट मैच है नहीं. ये 150 रन बनाने वाला क्रिकेट मैच है. तो ये यहाँ पे हमको कभी छक्का चौका भी मारना होगा, कभी 1-2 रन भी लेने होंगे वगैरह वगैरह. तो मेरा जो मेन तो ये है कि दो तरह की लड़ाइयां हम लड़ते रहे. पहली है हक की लड़ाई, जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए उस लड़ाई को मैं कहता हूँ वो हक की लड़ाई है. कि भैया आपके मोहल्ले में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आपका वोटर टर्नआउट कम है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वगैरह वो सब नहीं है. तो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर पर काम करते रहे, क्योंकि ये हक की लड़ाइयां हैं. इसमें आपको मतलब ऑफ कोर्स अभी जो फिलहाल जो समाज है उसमें आपको ये भी डिनाई कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो एक सभ्य समाज जो अभी भी मौजूद है, मेरा मतलब मेरी उम्मीद कहती है, मेरा जो थोड़ा असेसमेंट है हिंदुस्तान में, वो आपका साथ देगा उसमें. तो उसको बचाए रखें. दूसरा है कि हमें अपने आप को अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान देना होगा. हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जैसे अगेन ये एनालिसिस भी शायद मेरा सही हो गलत तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2002 का जो मुसलमान था जिसे मारा गया और बाद में ये कहा गया कि यार जो हुआ ठीक हुआ, और 2020 का जो मुसलमान है उसमें फर्क है, क्योंकि कम्युनिटी ग्रो करी है. कम्युनिटी ग्रो करी है पॉपुलेशन में नहीं. पॉपुलेशन तो जो रेगुलर रेट है जो भी चल रहा है वो है. कम्युनिटी ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, in terms of people and individuals that have come out from the society, from the specific marginalized society which has uplifted itself in certain ways, maybe not by much, maybe not across, maybe not homogeneously throughout the country, but in many ways. तो ये जो नेशनल लेवल का मूवमेंट खड़ा हुआ 2020 में, ये इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी बहुत ऊपर आई है. और वो कम्युनिटी कैसे ऊपर आई है, कहीं ना कहीं अब हम हिंदुस्तान की सोसाइटी कह लें या मतलब मेजोरिटेरियन सोसाइटी कह लें, कुछ भी कह लें, हम हैं हिस्सा ह्यूमन सोसाइटी का. ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डर्स कौन होते हैं? ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डर्स होते हैं आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं. बहुत तमाम तरह के जो पेशे होते हैं, तमाम तरह की जो छोटी छोटी बिजनेसमैन होते हैं, बैंकर्स होते हैं. तो ये तमाम जो किस्म के जो पेशे हैं, जो एक एक समाज का, एक सोसाइटी का हिस्सा है. तो हमें अपने आप को हर तरफ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा. जहां रिप्रेजेंटेशन अंधी है, ये मारने पे उतारू हो गई है समाज में, ये उस तरह का जहर घोल रही है कि अब जीना मुश्किल हो जाएगा. वो हक की लड़ाई लड़े तो और लेकिन एक तरफ अपना काम करते रहे. तो इसमें एक तो ऑब्वियसली सोशल एंगल है जिसकी तरफ हुसैन भाई ने तवज्जो दिलाई. दूसरा जो पॉलिटिकल एंगल है,
क्योंकि मुसलमानों को अक्सर शिकायत रही है कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने भी जो है कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और ऐसे की जो कम्युनल पार्टीज हैं वो तो उनकी बुनियाद ही एंटी मुस्लिम है। क्या पॉलिटिकल, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर कुछ पॉइंटर्स आदित्य आप दे सकें कि व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ एक्शन, एक्शन पॉइंट्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि सेकुलर पार्टी से कोई ऐसे बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है। वो अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, हमें अपने हितों की करनी है। जो सीए एजिटेशन था वो मुझे एक और लिहाज से बहुत खूबसूरत लगा कि एक प्रोटेस्टर्स ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कहा कि ठीक है, तुम्हारा इलेक्शन होता रहेगा, तुम देखो तुम्हारा इलेक्शन, हमें अपना जो इनकलाब करना है, हमें अपना जो एहतजाज करना है वो हम करेंगे। तो हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे उसमें दखल मत दो, तुम्हारे उसमें दखल नहीं देंगे। और हाँ, जब वोट देने की बारी आएगी तो जाहिर है तुम सबसे बड़ी एंटी बीजेपी पार्टी हो, तुम्हें वोट दे देंगे। और तकरीबन 80% मुसलमानों ने जाके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो अगर आई थिंक सॉल्यूशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेकुलर पार्टी में नहीं है या एक पर्टिकुलर मुस्लिम पार्टी में नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो एक हमारा इन पार्टियों के साथ क्या पावर इक्वेशन है उस पे है कि क्या हम कांग्रेस पार्टी से इक्वल टर्म्स में नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई आप अगर हमारे हुकूक की हिफाजत नहीं करेंगे, आप अगर हमें नुमाइंदगी नहीं देंगे तो जी खुदा हाफिज। अब क्या हम अरविंद केजरीवाल को कह सकते हैं कि भाई अगर आपने दिल्ली राइट्स के दौरान स्टैंड नहीं लिया तो अगली बार आप हमारे यहाँ वोट लेने की जहमत ना करें। सिमिलरली हम ये रिलेशन हमें टीआरएस हो या एमआईएम हो या आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सबसे यही इक्वेशन रखना चाहिए कि जब तक आप हमारे लिए लड़ रहे हैं माशाल्लाह लड़ते रहिए, हम सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हमारे जो मेन मसाइल हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे कम है, सोशल लेवल वो उससे एक लेवल नीचे है तो पॉलिटिकल मसाइल, लेकिन ये इलेक्शन से रिलेटेड कम है, ये एक रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ये राइट से रिलेटेड है। और जो अपने हुसैन भाई कह रहे थे ये हक की लड़ाइयाँ हैं कुछ हमारी, तो वो हमें करनी है, वो हमें अपने लेवल पे करनी है। हम किसी पार्टी के मोहताज रह नहीं सकते। अब कल देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को हमने तमाम स्टेट्स में इतने बम्पर वोटिंग दी है, लेकिन जाकर अब प्रियंका गांधी राम मंदिर को सेलिब्रेट कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जो किया दिल्ली में वो सबके सामने है। कम्युनिस्ट पार्टी केरला में भी कई मरतबा ऐसे करती है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ टीआरएस टाइप की पार्टी है जो कई चीजों में बीजेपी की मदद कर देती है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन जैसी चीज में मुसलमानों को फायदा पहुंचाती है। तो इट हैज टू बी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हमारे लिए जो कर रहा है बेशक सपोर्ट करें, और बट इक्वल रिलेशन होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आई थिंक वही मैं कह रहा था कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, ये जब जितने जल्दी जो है कम्युनिटी सीख नहीं लेती तब तक कि जो है खुदा ना खास्ता ये बहुत प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यू होंगे। शिया भाई, आपसे एक चीज जो जानना चाहता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए, और उसमें स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इट्स रिलेशनशिप विद इट्स रिलीजन इस्लाम, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू इट्स वे ऑफ लाइफ। तो इसमें जो है मुसलमानों का क्या तरीका होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि इस्लामोफोबिया का एक इफेक्ट, और मैं एक खातून को सुन रहा था, उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी कि इस्लामोफोबिया के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं मुसलमानों पर। उसमें से एक मुसलमानों का तबका, स्पेशली जो बहुत यंग तबका है, जो इन सब, वो अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो ये सब चीजों को प्रोसेस कर पाए मेंटली, हेट क्या होती है, नफरत क्या होती है। उसके अंदर एक बहुत ज्यादा एक बेजारी आ रही है, और वो बेजारी इस टाइप की है कि मतलब यार धर्म नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता ना, मतलब हम लोग क्यों मुसलमान हैं, मुस्लिम होना ऐसा होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मुस्लिम्स का अपने खुद की जो आइडेंटिटी है एज ए मुस्लिम, as a religion, as Islam, I think वहाँ पे at an individual, I think there's a lot to work for all of us, कि मतलब हमारी आइडेंटिटी को लेकर क्या रिलेशनशिप है, वो, और हमारे रिलीजन को लेकर क्या रिलेशनशिप है, एंड वो रिलेशनशिप को बाहर लेके आना है। मतलब आप सुदर्शन टीवी को नहीं छोड़ सकते कि वो इस्लाम और मुस्लिम्स क्या है वो एक्सप्लेन करें, ये आपको बोलना है। आप बोलिए, आपका जो रिलेशनशिप है आपके दीन के साथ, जो आपको इतनी सारी अच्छी चीजें सिखाता है, जो आपको ये बताता है जैसे कि कि तुम सही मुसलमान नहीं हो अगर तुम खुद पेट भर खा रहे हो, तुम्हारा जो पड़ोसी है वो भूखा है।
तो ऐसा जो मुसलमान जो है, ये तुम्हारा जो रिलीजन जो है, ये तुमको जो करवा रहा है, जो बता रहा है, जो सिखा रहा है, तुम्हारा जो दीन है, वो बाहर लाने की बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड एट द एंड ऑफ इट, इट बॉइल्स डाउन टू स्पीकिंग अप। अपना नैरेटिव खुद देना पड़ेगा, दूसरे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू नो, द वे वी engage with our religion, and they cannot even set the terms। कोई दूसरा आके ये नहीं बता सकता कि अच्छा तुमको अगर मुस्लिम बन के रहना है तो ऐसा वाला मुस्लिम बन के रहो या वैसा वाला मुस्लिम बन के रहो। ये जो बाइनरीज हैं ये तोड़नी पड़ेंगी, यू नो, ये जो बॉक्स में डालने वाली जो मुसलमानों को जो अटेम्प्ट्स हैं ना, इनको तोड़ना पड़ेगा। जी जी, ये मेरे ख्याल से काफी की चीज है कि आपको जो है आपका रिलीजन और उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, और वो सवाल बेसिकली ये है कि मुसलमानों की तो खैर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस हो गई। आदित्य, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी एट लार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सोसाइटी एट लार्ज अब क्या आप कह सकते हैं इसमें, क्योंकि लोग जो बेसिक इशू को ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस किस्म का एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सोसाइटी एट लार्ज से हम क्या ही उम्मीद कर सके, मैं खुद जानता नहीं इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है एट बेस्ट जो सोसाइटी एट लार्ज कर सकती है कि जो मौजूदा इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में जो एक मेजोरिटेरियनिज्म और बिगटरी घुस गई है, कम से कम अपने ही भले के लिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, अपने भले के लिए उन चीज़ों को साफ करें कि जुडिशरी हो, मीडिया हो। अब जिस तरह से मीडिया, अब ये रिया चक्रवर्ती और अब दीपिका पादुकोण के खिलाफ लिंच मॉब बना हुआ है, तो ये यानी जो कल हमारी खिलाफ था या मुसलमानों के खिलाफ था, और अब किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो रहा है, तो इन्हें समझना चाहिए कि ये कल को किसी के भी खिलाफ हो सकता है। सिमिलरली अगर जुडिशरी अपना काम ना करे, तो आज मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो रही है या 84 के सिख विक्टिम्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, पर कल को किसी के भी साथ हो सकती है। तो द लीस्ट दिस दैट द सोसाइटी कैन डू इज रिस्टोर इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स ओन गुड। इसके अंदर में हुसैन भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं भाई, आपका जो सवाल है उसके पीछे का एक सवाल मैं शायद जवाब देना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहना चाहूंगा कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आप बनी है। वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आप बनी है क्योंकि आपकी जो सरकार है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन, मतलब एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी के अंदर जितनी भी जमहूरियत में जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हमको एक सिटीजन को या ग्रुप ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे चरमरा के गिर चुके हैं। आपका ऑपोजिशन जो है वो आपके साथ नहीं है, आपकी जो जुडिशरी है वो आपके साथ नहीं है, आपका जो मीडिया है वो आपके साथ नहीं है, आपकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके साथ नहीं है, आपकी पुलिस व्यवस्था आपके साथ नहीं है। तो ऐसे में जो सिटीजन को प्रोटेक्ट करने वाली जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो ही खत्म हो चुकी हैं, तो मैं कहाँ हेल्प मांगूंगा। एक सिटीजन या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, रिलीजन छोड़ दीजिए, एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, वो कहाँ हेल्प मांगेगा? फिर वो सोसाइटी से ही हेल्प मांगेगा ना। तो मैं इसके सवाल के पहले वाला सवाल पे आ रहा हूँ कि हम ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए। तो ये सवाल इसलिए आ बना है क्योंकि अब कोई चारा नहीं है सिवाय सोसाइटी से बोलने के। और जैसा आदित्य भाई ने कहा, बिल्कुल सही लगता है मुझे कि ये जो आप चलिए छोड़ दीजिए जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम, ये वो गेटो बना देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है भैया हम तो रह लेंगे, हम तो मरमुरा जाएंगे। अरे आप किस समाज में रहेंगे? क्या आप इस समाज में रहना चाहते हैं जहां पर मतलब जितने भी आतंकी हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, वो राज कर रहे हैं, वो गुंडा राज कर रहे हैं, वो किसी भी जुर्म में किसी का भी खौफ दिखाकर आपको कभी भी गिरफ्तार कर जाए, आपको सरेआम पीट दें, मार दें, कहीं किसी को मतलब खून खराबा हो जाए, मतलब घोटाले पे घोटाले हो जाए, आप गुर्बत में दिन बिताएं, क्योंकि देश भी गुर्बत में भी जा रहा है ना, देश सिर्फ नफरत से नहीं जूझ रहा है। तो आप क्या मतलब जो उन्होंने कहा आदित्य भाई ने, बिल्कुल सही बात है। ये क्या आप अपने लिए वो समाज चाहते हैं? क्या आप हाँ मतलब इतनी नफरत तो आप किसी से नहीं करना चाहेंगे ना कि आप खुद को बर्बाद कर लें। ऐसा ना करें। मतलब ये जो तार्किकता है कुछ तो जिंदा रखें, भले मतलब मोहब्बत ना जिंदा कम से कम नफरत ना हो। ये मेरे ख्याल से काफी अहम नुक्ता है। 5 मिनट रह गए हैं, मेरे ख्याल से सवालात ले लेते हैं। खालिद अली हैदरी पूछ रहे हैं, स्पेशली शिहाब भाई ने जो इंसिडेंट ट्रेल का सुनाया था उसमें कि इन योर केस व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन व्हेन योर नोन पीपल स्टार्टेड सेइंग एंटी मुस्लिम स्टफ?
Was it already inside them which eventually came out, or was it pushed into their brains? शिहाब भाई। नहीं, मैं समझ नहीं पाया सवाल नहीं, को वो किस असल कंटेक्स्ट। में आपने जो ट्रेन वाला इंसिडेंट बताया था उसके अंदर में 4 लेडीज का, तो उसमें कहा कि ये कोई एक इनहेरेंट चीज थी या फिर ये कोई ऐसी चीज थी जो उनके जहनों में बिठाई गई थी, क्या लगता है आपको? मैं एक बात बोलूं, नफरत जो है ना, और वो भी इंसानों को इस तरह से देखना, वो नेचुरली नहीं आता इंसानों को। स्पेशली इंडियन आदमी को तो और ज्यादा नहीं आता, इंडियन आदमी और औरत को। मैं जब यूरोप में था तो मैं अपने कलीग्स को बोलता था कि यार तुम लोग डाइवर्सिटी की बात मत करो, तुम लोग मल्टीकल्चरलिज्म की बात नहीं करो। तुम लोग को लगता है कि जर्मनी से इटली आ गए तो इतना बड़ा चेंज आ गया। जो रोज सुबह से लेकर शाम तक एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम लोग कर ही नहीं कर सकते। तो इंडियन आदमी को स्पेशली जो है ना, इस टाइप का रेसिज्म, इस टाइप का नफरत जो है वो नेचुरली नहीं आता, ये सब आर्टिफिशियली जो है ना ये घुसाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो हम लोग को बोल दिया, तो कहीं से सुन लिया कि सरदार जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अब जब इतना दोस्त बना सरदारों का, सिखों का, और उनके साथ रहा, तो अब मुझे फिर ऐसा मुझे वो प्रोटेक्टिव फील आती है ना। ट्रेन में रैंडम चल रहे हैं, किसी ने कोई जोक मार दिया 12 बजे वगैरह वाला, तो ऐसा लगता है नहीं नहीं, तुम कैसे बोल रहे हो ये। तो वो एक नेचुरल इम्पल्स है, इंसान की जो बेसिक प्रवृत्ति होती है वो एक अच्छी ही होती है। एंड आई थिंक वी शुड मेंटेन ट्रस्ट इन इट। आदित्य भाई के लिए सवाल है कि विलेज लेवल पर ये इस्लामोफोबिया खतरनाक रूप ले चुका है, वहां इसका मुकाबला कैसे किया जाए? विलेज लेवल में वाकई में आप जो कह रहे हैं वो सही है, और इसकी सबसे बड़ी मिसालें हमें ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिखाई दी कि कर्नाटक हो या हिमाचल हो, वहाँ गांव में इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है मुसलमानों का। और यानी कि कोविड के नाम पर उन्हें गांव में आने नहीं दिया जा रहा है, उनकी रेहड़ियां दुकानें बंद की जा रही हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस एक नया ट्रेंड खुला है। इसमें अनफॉर्चुनेटली ये इसमें मुसलमान अपने तरफ से क्या करे जब इतना ज्यादा वेपनाइज हो सके, कि इसमें बस यही है, we have to petition the relevant authorities in that state, be it the police, be it political parties, be it civil society organization। ये हमें करना है किसी भी तरह से। तो ये तो बहुत ही बुनियादी लेवल पे आ जाए। इस चीज को हम कोई भी सेंट्रलाइज्ड कैंपेन या सोशल मीडिया कैंपेन, इससे हम नहीं कर पाएंगे अगर हर गांव में इस किस्म के बायस होने लग जाए। तो जिस तरह से अब जैसे सुदर्शन टीवी का एक प्रोग्राम हटाया, वो करने में इतनी मशक्कत लग गई, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एडिफिस ऑफ हेट है, इसको काउंटर करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसमें जितने ज्यादा एलाइज इकट्ठे हो सकें, जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन साथ दे सके, उन सबका साथ हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई इजी आंसर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हुसैन भाई, एक सवाल आई थिंक काफी लोगों के मेरे ख्याल से जहन में लोग जानना चाह रहे हैं कि कन्हैया चंद्रशेखर केम एंड यूज एडवांटेज पर्पस एंड देन दे लेफ्ट सडनली और प्ले डबल। हाउ कैन वी डील विद दैट इन फ्यूचर, क्या लगता है आपको? कैसे डील करें? अब देखिए, मैं ये बताता हूँ मैंने कैसे डील किया। अब ये नुस्खा आपके काम आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं है, ये बड़ा ही अजीब लगेगा शायद जवाब, और इसे सिर्फ मेरा पर्सनल जवाब ही माने, इसे सरेआम का जवाब ना माने। मैंने कैसे डील किया मैं बताता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं ऐसे डील किया, मैंने रियलाइज किया यार कि काफी हद तक पॉलिटिकल फॉडर की तरह कई बार यूज हो जाते हैं हम लोग। तो यार थोड़ा और स्मार्ट रहे कि यार कम से कम पॉलिटिकल फॉडर की तरह यूज हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह की क्रूर राजनीति मतलब आगे हो रही है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो रहा है, ये मेरा पर्सनल और सिर्फ जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मेरा थॉट है ये वो है, इसे प्लीज खुद पे लागू ना करें, इससे थोड़ी इवॉल्व अंडरस्टैंडिंग रखें चीजों की। जी, तो पर्सनल इज पॉलिटिकल, इस तरीके से मीडिया वाले कहते हैं हमें, तो हम लोग आपकी बात को उसी तरीके से लेंगे। नहीं, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी निराशावादी बात समझ है, आपकी बात। तो मैं नहीं उस तरह की बात करना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है मुझसे बेहतर इवॉल्व, मतलब यहाँ पे शायद अगर कोई और जवाब दे पाए तो वो बेहतर रहेगा। ये मेरा पर्सनल रेजोल्यूशन था, तो मैंने कहा कि भाई ये बता देता हूँ। अब एक सवाल जो है शिहाब भाई, आसपास के लोग भी डरे हुए हैं, अरे ये मत करो वो मत करो बोलो, फैमिली वाले दोस्त लोग भी डरे हुए लगते हैं, ये मत बोलो। सफूरा और उमर खालिद का एग्जाम्पल देने लगते हैं, आखिर हम करें तो क्या करें? ये मैंने म्यूट होके बोला। नहीं, आपको दोहराना पड़ेगा फिर। वाह मोदी जी वाह। मैं कह रहा एक्चुअली फंडा क्या है ना, देखिए अब वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है ना कि अगर अब
अगर आप अब नहीं बोले, अपने लिए नहीं बोले, तो फिर तो मतलब यू आर प्लेइंग रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, आप बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को, और अब वो ऑप्शन नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है आपके पास। देखिए हमारे बाप दादाओं ने एक फैसला लिया कि हमारी सियासत, हम अपनी सियासत जो है ना वो आउटसोर्स कर देंगे, कांग्रेस को कर देंगे या किसी और सेक्युलर पार्टी कर देंगे। ये प्रिविलेज नहीं है आपके पास। तो वी हैव टू स्पीक आउट, और जो लोगों को इसके रिपरकशंस झेलने पड़ रहे हैं उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, उनके लिए सपोर्ट मैकेनिज्म्स बनाना पड़ेगा, उनको अकेले नहीं छोड़ना है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। सही है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, वक्त ऑलमोस्ट वक्त तो खत्म हो गया है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है ये सवाल। अब देखिए अभी पड़ोसी मुल्क से आया है सैयदा किस्सा ज़ेरा, शी इज अ सीनियर रिसर्च एसोसिएट एट साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, and she asked, I would like to how to control social media in spreading Islamophobia. हुसैन भाई से मेरे ख्याल से सवाल है ये। अच्छा, सोशल मीडिया से कैसे कंट्रोल करें, तो मैं जो घटिया जवाब है वो पहले दे देता हूँ। घटिया जवाब ये है कि मतलब एज इंडिविजुअल्स हम कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो बहुत बड़ी मशीनरी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही बेकार है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमेशा ही जीत जाता है। कई बार हम भी अपनी ताकत दिखा पाते हैं, बिकॉज वी आर सिटीजन्स। आप 500 करोड़ भी ठोक दोगे तो अल्टीमेटली अगर जनता मतलब आपके साथ है तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कैसे सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से जो आदमी जिस तरह से अपना इजहार करने की कुव्वत रखता है वो उस तरह से इजहार करे। जैसे मैं शायरी कर सकता हूँ, मैं गीत लिख सकता हूँ, मैं फिल्में बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं छोटे छोटे थ्रेड लिख सकता हूँ, मैं छोटे छोटे पोस्ट लिख सकता हूँ ऑनलाइन में, मैं न्यूज पढ़ के न्यूज की छोटी सी समरी डाल सकता हूँ अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे डाल सकता हूँ। मैं खबरें अपनी जो मेरी फॉलोइंग है, जो भी रीच है मेरी, थोड़ी ज्यादा नहीं है जितनी भी है, उस पे मैं शेयर करके मतलब लोगों को सचेत कर सकता हूँ कि देखिए ये जो है ये गलत हो रहा है, ये जो आपको न्यूज दिखाई जा रही है वो नहीं दिखाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से, और फिर ऑफ कोर्स आप अपने जो दोस्त हैं, अपने जो यार हैं, जो कुछ जो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो जो भी हो, तो आप उनके उनको भी ये बताएं कि भाई देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो बात हो रही है ना ये गलत हो रही है, ये इस तरह हो रही है, ये न्यूज आर्टिकल आया ये फेक है, ये ऐसे है वैसे है। तो मेरे ख्याल से जितना हो सके आप सोशल मीडिया को यूज करें। और जरूरी नहीं है कि हर बार आप जीतेंगे, मगर बहुत सारी मतलब आपको मतलब सफलताएं मिलेंगी। अब जैसे ये सुदर्शन टीवी वाला है, ये मसला ट्विटर पे उछला था, जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहली बार, और वहीं से ये उतर गया है। सॉरी माफ करना, मैं आपको काटना पड़ा। हाँ। आपकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, आप का इस ताल्लुक से अगर क्विकली आप बता सकें कि कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए थोड़े बहुत अभी फेक न्यूज़ को लेके कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1 आध साल में। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम अपने लेवल पे फैक्ट चेकिंग करें या फिर फैक्ट चेकर्स के साथ एक ताल्लुकात रख के उनके ज़रिए करवाएं, एक तो ये तरीका हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फेक न्यूज़, हालांकि पूरी तरह से तो हम इसे रोक नहीं सकेंगे, लेकिन जितना ज्यादा हम इनका भांडा फोड़े उतना अच्छा है। तो बिल्कुल। एक एक तो ये है। दूसरा, ये कोई अब्यूज करता है तो ऑब्वियसली जो एक मौजूदा रिपोर्ट करने की सिस्टम है वो तो रखें ही, लेकिन ऑल्सो अपनी वॉइस इतनी मजबूत रखें कि लेकिन अगर हम 6-7 साल पहले की बात देखें, 2011-12 तक, 11-12 के आसपास की देखें, तो तब ट्विटर में आके देख के लगता था कि ये मुल्क में क्या 90% सबके सब ये पागल हिंदुत्व वाले घूम रहे हैं। लेकिन अभी माशाल्लाह, और ये स्टेटिस्टिक्स भी देख रहा था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सोशल मीडिया इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। राइट राइट, बहुत सही बात की बात है। यानी कहीं पे हमें नुमाइंदगी मिले ना मिले, सोशल मीडिया में और कम से कम ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक में, इन 3-4 चीजों में तो मिल चुकी है। तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और माशाल्लाह एक से एक क्या बढ़िया कंटेंट जो मुस्लिम्स की तरफ से आता है, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो हिप हॉप करते हो, कॉमेडी करते हो, या सिर्फ तो न्यूज। शायद मेरे ख्याल से ये उम्मीद रखें हम कि इनकलाब सोशल मीडिया के जरिए से आएगा। और जी सर। नहीं, इंकलाब उनका शायद कनेक्शन कटा है, तो मैं उतने में बोल देता हूँ कि इंकलाब आए ना आए, लेकिन हमें अपनी बात रखने का तरीका, लहजा और एक प्लेटफॉर्म तो जरूर सोशल मीडिया से आएगा।
और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बोलना शुरू करेंगे, और चूंकि हम ज्यादातर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, रियल लोग हैं जो रियल बातें कर रहे हैं, अपनी जबान में अपने लहजे में बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ा ही ऑर्गेनिक, बड़ा ही नेचुरल, और काफी हद तक कहीं ना कहीं सच्चाई से निकल के आएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक फायदा रहेगा, जो हम जैसे लोग जो बातें करेंगे और जो उसके हिसाब से हम बातें करते जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो जो हमारे अच्छा मॉडरेटर इसमें है वो ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो जी अभी 3 बचे हैं फिलहाल अभी तो। नहीं, एक्चुअली इसमें एक और चीज ये भी है ना कि हाँ मेरे दिमाग में आइडिया था आप ही की बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए हाँ कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा मसला, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। अब फेसबुक का खुद का रेवेन्यू मॉडल है, अब हम लोग क्या चेंज कर लेंगे, वही वही वही। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम लोग इतना इफेक्ट होते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी सियासत हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, दिस मस्ट फीचर सम पार्ट ऑफ इट, कुछ ना कुछ Right. हिस्सा तो उसका होना चाहिए। जी जी। तो हम लोग जो है हमारे डिस्कशन के कंक्लूजन पर आ चुके हैं, लेकिन खत्म करने से पहले जो है बड़ी नाइंसाफी होगी कि आपकी महफिल में जो है एक शायर मौजूद हो और आप उनका कलाम ना सुने। तो हुसैन भाई, आपसे दरख्वास्त है कि आपकी जो मशहूर नज्म है हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आप हमें सुना दे तो मेहरबानी होगी। नहीं, बिल्कुल सुना देता हूँ मैं। और जैसा मैंने सेशन के पहले भी कहा था कि भाई मैंने बहुत महीनों से पढ़ी नहीं है, तो अब अगर मैं भूल भुला जाऊं तो माफी, तो मुझे खुद को जी, भी याद नहीं है अगर किसी को कि। याद है तो लुकमा दे देगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो ये भाई नज्म का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमान की। सड़क पे शाम को चलते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे के दरबार मेरे, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। ये बहुत, बहुत शुक्रिया। जी वाह, ये क्या नज्म है। बात है हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए इन भूलभुलैयों को जो है और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और इसी के साथ में जो है हमारा ये जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। तमाम ही जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा अजर दे, आप ने हमें जो है सुना। हमारे साथ में जो ऑडियंस है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। 10 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन आप लोग जो है सब्र के साथ में बने हुए हैं। आप लोगों का भी आप लोगों को भी अल्लाह ताला अच्छा अजर दे। और जाने से पहले सबसे अहम चीज, इस कड़ी का आखिरी जो डिस्कशन है वो बाकी है। 30 तारीख को जो है नो इस्लाम कैंपेन के तहत जो हमारा आखिरी डिस्कशन है वो होगा, और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसका उन्वान है कैन गॉड सेव द पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड। तो जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी और इस्लाम और कंसेप्ट ऑफ गॉड और जो कोरोना वायरस की वबा है, इन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। 3 अहम गेस्ट हमारे साथ में मौजूद होंगे। एस अमीनुल हसन साहब, जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ में रहेंगे।
मुफ्ती वहीदुज़्ज़मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, वो रहेंगे। और साथ ही साथ जो है एडवोकेट फैज सैयद जो है एक दाई हैं और इस्लाम को लेकर जो है बात करते रहते हैं। तो अलग अलग मकतब फिक्र और अलग अलग आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग हैं, हम उनके साथ में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है उस डिस्कशन का भी हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड नाइट।